बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत से इश्यूज पे बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन कभी हम उनको रो के, कभी जिद करके, कभी भूखे रह के उनको मना ही लेते हैं किसी ना किसी तरह। कभी हमारे पेरेंट्स जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। बट हैव यू एवर हर्ड कि कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप की बात ना मानने पर किसी को जान से ही मार डाला, और वो भी कोई ऐसा इंसान जिसको उस सारे सिनेरियो का आइडिया भी नहीं हो? क्या वो जान लेने वाला इंसान इतना मजबूर था? क्या उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, या फिर क्या उसको अपनी जान का खतरा था जो उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये केस है एक ऐसे इनोसेंट हस्बैंड का जिसको आइडिया भी नहीं था कि उसकी न्यूली वेडेड वाइफ उसके साथ करने क्या। सोनम रघुवंशी ने राजा से शादी के महज 3 दिन बाद की हत्या की साजिश रच डाली। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी के मर्डर केस। But before we get started, please don't forget to subscribe to my channel. And with that being said, let's get started. कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहां पर 29 साल के राजा रघुवंशी का रिश्ता मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी के थ्रू 24 साल की सोनम रघुवंशी के साथ तय हुआ। राजा एक बिजनेसमैन था। वो अपनी एक ट्रैवल कंपनी चलाता था रघुवंशी ट्रैवल्स के नाम से। ऑन द अदर हैंड सोनम के फादर भी एक बिजनेसमैन ही थे। वो अपनी एक प्लाईवुड की फैक्ट्री चलाते थे, जिसके अंदर सोनम एज एन अकाउंटेंट जॉब करती थी। फाइनेंशियल स्टेटस दोनों फैमिलीज का सेम था और साथ में सोसाइटी भी सेम थी दोनों की, तो मना करने की कोई वजह नहीं नजर आ रही थी। एटलीस्ट राजा के घर पे तो यही समझा जा रहा था, लेकिन सोनम के घर पे माहौल कम्प्लीटली उल्टा। सोनम अपनी फैमिली को कह रही थी कि वो बिल्कुल भी राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, और साथ में वो उनको वार्न भी कर रही थी कि अगर उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी उससे करवाने की कोशिश की तो जो राजा के साथ होगा उसके जिम्मेदार उसके घर वाले होंगे। लेकिन उसकी इन धमकियों को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया और उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसका रिश्ता राजा के साथ तय कर दिया। राजा और सोनम दोनों के घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये रिश्ता खुशियां नहीं सिर्फ दुख लाने वाला था। राजा के घर वालों को जरा भी शक नहीं था कि सोनम खुश नहीं है इस चीज से, लेकिन जब राजा की कॉल्स और मैसेजेस का सोनम घंटों तक रिप्लाई नहीं करती थी, तो तब उसको जरूर इस चीज पे शक हुआ था। इनफैक्ट तब राजा की मदर ने डायरेक्टली सोनम से बात भी करने की कोशिश की, पर शॉकिंगली उस टाइम पे सोनम ने अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर दिया। 11 मई 2025 को इन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खुशी का सिंदूर एक ऐसी अनहोनी साथ लाएगा जो इनके कपड़ों को खून से रंग देगा। अब एग्जैक्टली 9 दिन के बाद 20 मई 2025 को ये दोनों हनीमून के लिए मेघालय चले गए। इनफैक्ट उस हनीमून के लिए जिद भी सोनम ने ही की कि हमें जाना चाहिए, और उसने राजा को बगैर बताए 1 वे टिकट बुक भी कर दी। अब सोनम ने 1 वे टिकट से क्यों बुक किए, जबकि वो तो अकॉर्डिंग टू राजा's मदर 7 दिन में वापस आने वाले थे। ऑल्सो सोनम को हनीमून पे जाने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि वो तो शादी से खुश भी नहीं थी? ये सारे सवाल एक अलार्म की तरह किसी बड़े तूफान का ऐलान कर रहे थे। ऑल्सो चेरी ऑन द टॉप, सोनम ने राजा को अपनी गोल्ड चेन पहनने के लिए भी फोर्स किया, जबकि इससे ना वो ना उसकी माँ खुश थे। राजा की माँ का मानना था कि सफर पर जाने से पहले गोल्ड की चेन नहीं पहननी चाहिए, या शायद वो एक माँ का दिल था जो कि कुछ ऐसा सुन पा रहा था जो कोई और नहीं सुन पा रहा। 22 मई को ये दोनों इंडिया के मोलखिया विलेज में पहुंचे, जहाँ से इनका प्लान था कि ये हाइक करके वहां से 2.6 किलोमीटर दूर नोंगरेत में जाएंगे। ये ट्रैक एक बहुत ही हसीन वादी के दरमियान था, और यहाँ पर इवन लिविंग वुड ब्रिजेस भी हैं। मतलब राजा ने सोचा भी नहीं था, उसके ख्यालों में भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत और पीसफुल जगह पर सिर्फ उसकी चीखें बाकी रह जाएं। इस ट्रैक के दौरान राजा की मदर की राजा और सोनम से आखिरी बार बात हुई, लेकिन तब भी उनको कुछ भी अनयूजुअल या अजीब नहीं लगा। हेलो हेलो, हाँ राजा का फोन चल रही हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने सोनम को पूछा भी उसके स्टे के बारे में और साथ में उनके वापस आने के प्लान के बारे में, जिस पर राजा ने बोला कि वो 2 दिन में वापस आ जाने वाले थे, और साथ में उसने उनको बोला कि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू था, तो वो उनको बाद में बात करें। ये वो आखिरी बार थी जब राजा की मदर ने अपने बेटे की आवाज सुनी। इसके बाद अगले दिन उन्होंने एक स्कूटर रेंट किया और अपने गेस्ट हाउस से चेकआउट कर दिया। फिर उसके बाद उन दोनों की कोई खबर किसी को नहीं। अब पहले कुछ दिन तो राजा की फैमिली को कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि राजा ने उनको नेटवर्क इशू का भी बता रखा था, तो उनको लगा शायद अभी भी नेटवर्क इशू हो जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा।
लेकिन जब उनके वापस आने का भी दिन गुजर गया तो तब फाइनली फिर परेशान होकर राजा की फैमिली ने एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट फाइल करा। साथ में कुछ दिन के बाद उनका वही स्कूटर जो कि उन दोनों ने रेंट किया था वो शिलोंग में एक कैफे के बाहर अबैंडन मिला। अब जब वो स्कूटर भी मिल गया और अभी तक कोई उन दोनों की वापसी की न्यूज भी नहीं मिली तो मेघालय की पुलिस ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। This is the place where Raja Raghuvanshi and Sonam Raghuvanshi had travelled. Here is where the scooty was parked. बारिश में भी पुलिस राजा और सोनम को ढूंढती रही और फाइनली 10 दिन बाद 2 जून को वेसोडोंग वाटरफॉल के पास राजा की लाश मिली जो कि ऑलरेडी डिकम्पोज कर रही थी, मतलब कि वो काफी दिनों से वहां पर पड़ी थी। पुलिस को बॉडी से दूर एक रेनकोट, गोल्ड चेन, वाइट शर्ट और 1-2 और चीजें मिली जो कि इस इंदौर के कपल से बिलोंग करती थी और साथ में कुछ दूर और जाके एक डाउ भी मिला। डाउ एक छोटा काइंड ऑफ स्वॉर्ड होता है। तो रिपोर्ट आने पर पता चला कि ये वही डाउ है जिससे राजा का मर्डर किया गया था। और सोनम का अभी भी किसी को अता पता नहीं था। ना तो सोनम को पुलिस ढूंढ पाई और ना ही उसके कहीं से पहचाने जाने की कोई रिपोर्ट आई। राजा की फैमिली इस टाइम एक्सट्रीमली शॉक थी। उन्होंने अपना एक सुलझा हुआ बहन भाइयों का ख्याल रखने वाला और माँ बाप का लाडला छोटा बेटा खोया था। उन्होंने जो मेघालय के रहने वाले थे उन पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने ही वहां पे उसकी चोरी की थी और साथ में सोनम को भी किडनैप किया था। दोनों फैमिलीज ने राजा से भी सुन रखा था कि उसको किसी ऐसे गैंग का पता था जो कि मेल ट्रैवलर्स को मार के उनकी फीमेल पार्टनर्स को स्मगल किया करते थे। अब इस टाइम तक सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और साथ में मेघालय की भी रेपुटेशन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। Now during this incident, एक टूर गाइड सामने आया जिसने पुलिस को बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 और लोगों के साथ देखा था और ये सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया कि जो वो 3 लोग थे उन्होंने ही राजा को मारा था। 8 जून तक सब लोग यही समझते रहे जब अचानक से एक दिन किसी अननोन नंबर से सोनम के भाई की कॉल आई और जब उसने वो कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ सोनम बोल रही थी और वो कॉन्स्टेंटली रोए जा रही थी। उसने बताया कि वो किसी से फोन लेके कॉल कर रही थी और वो गाजीपुर के किसी ढाबे में थी। उनकी आवाज सुनकर वो दोनों फैमिलीज थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि चलो एटलीस्ट उनकी बेटी और बहू जिंदा थी। लेकिन सोनम ने इंदौर आकर जो स्टोरी सुनाई उसका ना तो सर था ना ही पैर। उसने बताया कि राजा और सोनम पर किसी चोरों ने हमला कर दिया था। उन्होंने पहले राजा को मारा और फिर उन्होंने सोनम पे ड्रग्स, उसी टाइम बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वो गाजीपुर में थी। उसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं था। बहुत से सवाल उठे क्योंकि सोनम जो कहानी बता रही थी वो कोई सेंस ही नहीं बना रही थी और अगर सोनम को किडनैप करने के लिए राजा पर हमला हुआ था तो इतनी दूर लेके जाने के बाद उन्होंने सोनम को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। बहुत सारे लोग तो पहले ही शक करना शुरू हो गए थे और कुछ दिन गुजरने के बाद और कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने अनाउंस किया कि सोनम ने अपना क्राइम खुद एडमिट कर लिया था। लेकिन सोनम की फैमिली सबको मानने को तैयार ही नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग पुलिस मेघालय स्टेट की रेपुटेशन बचाने के लिए सोनम पे इल्जाम लगा रही थी। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इस सारे केस की एक्चुअल वजह सामने आ गई और वो थी राज कुशवाहा। 20 साल का राज सोनम के फादर की कंपनी में ही एज एन अकाउंटेंट जॉब करता था और साथ में वो उनके घर के पास भी रहता था एंड दे बोथ लाइक्ड ईच अदर। सोनम ने अब शादी से पहले अपने घर वालों को राज के बारे में बताया भी, लेकिन उन्होंने उसका रिश्ता उसके साथ करने से मना कर दिया इस वजह से क्योंकि एक तो वो सोनम से 4 साल छोटा था और दूसरा वो अपनी कास्ट से सिवाय शादी नहीं करते थे। इस बात पर उन दोनों ने फरवरी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले वो दोनों सोनम के मर्डर और उसके गायब हो जाने की प्लानिंग करते रहे पर फिर उन दोनों ने मिलकर राजा के ही मर्डर का प्लान बना दिया। इस काम के लिए राज ने अपने 3 दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल और आनंद तीनों से मदद ली और साथ में सोनम ने उन तीनों को इवन 50,000 रुपए भी दिए और शायद यही दोस्त और यही सर्कल सोनम के पेरेंट्स के लिए वजह भी था, वन ऑफ द रीजंस इस रिश्ते से इनकार करने। और यही वो 3 लोग थे जो सोनम और राजा के साथ टूरिस्ट बन के मेघालय में फिर रहे थे। अब कुछ दिन गुजरने के बाद राज और वो तीनों दोस्त भी अरेस्ट हो गए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता ये चला कि ये मर्डर 3 अटेम्प्ट्स के बाद हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो ये मर्डर कर रहे थे तो सोनम उनके पास खड़ी चिल्ला रही थी कि मारो उसे मारो। जहाँ पर सोनम के फादर इस बात से कम्प्लीटली डिनाई कर रहे थे वहीं पर उसका भाई जब एविडेंस सामने आया तो वो फौरन मान गया और उसको
पक्का यकीन हो चुका था कि ये सब कुछ सोनम ने ही किया था। इनफैक्ट वो राजा के घर पर अफसोस करने ही नहीं गया। इसके अलावा उसने मीडिया के साथ भी शेयर किया कि इस सब के बाद उसका या उसकी फैमिली का सोनम के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। ये इवेंट माइंड में बहुत सारे सवाल छोड़ के, जैसे क्या सोनम और राजा को मारने के बजाय भाग नहीं जाना चाहिए था, या क्या सोनम के घर वालों को सोनम की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए था जब सोनम ने उनको वार्न भी किया था कि अब आप देखिए मैं राजा के साथ क्या करूंगी। एट द एंड ये कि वो इतना बड़ा स्टेप तो उठा सकती थी, लेकिन उसको ये सब कुछ छुपाना भी नहीं आ रहा था। तो उसने सोच कैसे लिया था कि वो सारी कॉन्सिक्वेंसेस से निकल जाएगी, या शायद वो इतनी बैडली शी जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ राजा कि उसने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा ही नहीं। And this is what forces us to think about the fact कि कैसे even in 2025 पेरेंट्स अपने बच्चों की पूरी लाइफ रिस्क पे लगा देते हैं just for the sake of their ego and old traditions. And that's all for today. Do let me know in the comments below about what you think of this case. I hope that you like my video today, and I'll see you in my next one. Till then, stay healthy and stay safe. Thank you so much.